गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने 6 चैप्टर पे आए हुए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन से कि भी कोई भी इंडस्ट्रीज़ है हमें कहाँ पर लोकेट करनी चाहिए। और काफ़ी सारी बातें तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं और आपको आती भी हैं। But the industrial location are complex in nature. These are influenced by the availability of raw material, labor, capital, power, and market. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activities tend to locate or the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at a lower cost. देखो, जिस प्रकार से हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की, तो एक क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हम बात करें, ये प्रभावित करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं कि भी कच्चा माल कहाँ से मिलेगा आपके लिए, लेबर कहाँ से आएगी, कैपिटल कितना है, पावर कहाँ से आएगी, मार्केट किस प्रकार से है। ये जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पहले भी बताया गया कि ये लोकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को। और इसलिए क्या है कि भी एक और सिंपल सी बात है कि भी ये सभी जो चीज़ें हैं की जगह आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं। इसलिए हम इसको वहाँ पर लोकेट करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मिल रही हैं, और जो दूर हैं वो कम से कम हमारी कॉस्ट के अनुसार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं भी। तो वहाँ पर लोकेट करने में हमें फ़ायदा आएगा भी इंडस्ट्रीज़ को। आफ्टर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलोज। Sometime industrials are located in or near in the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice extra in the industries. उसके बाद है जहाँ पर एक इंडस्ट्री क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या है, शहरीकरण आपको देखने को मिल जाएगा साथ के साथ में। और यही शहरीकरण क्या करेगा, इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने में क्या मदद करेगा, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं हम कोशिश करते हैं उसको हम किसी अर्बन की तरफ आपको अर्बन एरियाज़ के आसपास लोकेट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उसके आसपास भी अर्बन एरिया आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब अर्बन एरिया क्या करता है, उसको सुविधाएं देता है। सुविधाएं क्या करता है कि भाई आपके लिए मार्केट क्रिएट करके देगा, वो बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, तो ये आपको क्या है कि भाई आपको ये फैसिलिटीज़ आपको प्रूव कर आपको देगा भी। मैनी इंडस्ट्रीज़ tend to come together to make use of advantages offered by the urban center known as the agglomeration economies. Gradually large industrial agglomerations take place. देखो उसके बाद क्या है कि भी ये जो फ़ायदे होते हैं ना एक इंडस्ट्रीज़ है उसके आसपास क्या है, आपको बीमा है, ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर क्या हमने बात की थी इंश्योरेंस वगैरह की बात की है, लेबर वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं वहाँ पर श्रमिकों की बात, या फिर क्या है कि भाई बैंक से आपको सहायता मिल रही है, या फिर सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता वगैरह मिल रही है, तो वो क्या है आपको एक नगरों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ का जो फ़ायदा क्या है, जो हमारे उद्योग लगाते हैं और कोशिश करते हैं उनको जहाँ से पहले उद्योग सेटअप किए गए हैं तो वहीं पर उन नगरों की ओर क्या है इनको सेटअप कर दिया जाए। इसी को क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ कहा जाता है, इसको समूह बचत के नाम से इसको जाना जाता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड ऑन द प्लेस from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, there emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by huge agriculture rural hinterlands. उसके बाद जब हमारे देश में यदि हम बात करें जो शुरुआत हुई थी, और ख़ासकर जो हमारे आज़ादी से पहले की जब हम बात करें, तो जो डेवलपमेंट थी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो कोशिश की जाती थी तटीय क्षेत्रों के आसपास आपको देखने को मिले कि ताकि वो क्या है उनसे क्या तटों से लेकर उनको क्या बाहर की तरफ क्या उनको सप्लाई किया जा सकते। लेकिन बाद में क्या ये चीज़ें बदलाव हुए, और जिस प्रकार से जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के साथ एग्रोवेस इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हुई, और वो काफ़ी अंदर तक हिंटरलैंड आप कह सकते हैं जो रूरल क्षेत्र था वहाँ तक वो आपको देखने को मिल रही है। अब एक प्रोसेस होती है, आपको सभी को पता है, एक इनपुट डाला जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट होता है। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, आपको सभी को पता है, जैसे रॉ मटेरियल डालेंगे आप, लेबर वगैरह आपकी वहाँ पर क्या आपने पूंजी का इस्तेमाल किया है, उसके बाद प्रोसेसिंग में मशीनरी वगैरह आपके श्रमिक वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद क्या आपके सामने कोई भी फिनिश गुड आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस प्रकार से जैसे इनपुट है, रॉ मटेरियल डाल रखा आपने, या फिर आपके पास कैपिटल है, लेबर वगैरह की जो भी बात है आपने रख रखी है, उसके बाद है ये जो प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद क्या आपको देखने को मिलेगा कि भी आपके पास क्या है, एक सिंपल सी टर्म आप कह सकते हैं फिनिश गुड आएगी, और उसके बाद उसको आप मार्केट में
उसको फिक्स कर सकते हैं भाई। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, यदि मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज transistors, electric bulbs, vegetation oil, cements, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on the particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. इंडस्ट्रीज़ में भी क्लासीफाई एज ए फॉलो। देखो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। आप ट्रांजिस्टर से लेकर आप कोई बल्ब यूज़ करें, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट वगैरह है, पेट्रोल बहुत है, इत्यादि इत्यादि जो भी यूज कर रहे हैं आप। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये कहीं एक इंडस्ट्री से क्रिएट नहीं होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज इनको बनाती हैं और इसी बेस के ऊपर क्या हम इनको क्लासीफाई करते हैं। अब आपने ध्यान रखना कि वो किस बेस के ऊपर। सबसे पहला रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर हम इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करेंगे। देखो आपने कुछ नहीं बताना, जहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उसको उसी बेस की इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कॉटन है, वुलन, जूट वगैरह। तो इसका मतलब क्या कि इसको जो है, जो रॉ मटेरियल जो प्राप्त हो रहा है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है। उसके बाद मिनरल्स बेस्ड है, यानी कि इनको मिनरल्स से आपको मिनरल्स है वो कच्चे रूप में प्रयोग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के रूप में इसको उपयोग कर रहे हैं। जैसे आयरन एंड स्टील है, आपका आयरन और यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जैसे आपका मशीन टूल्स वगैरह, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, वो क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका केमिकल से ही, मिनरल्स बेस में यूज करें। वैसे पेट्रोकेमिकल केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अलग से डिवाइन कर दी जाती, लेकिन आपने सिर्फ मिनरल्स हैं, हमारे तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो आप इसके हिसाब से याद करेंगे भी। उसके बाद है उसके बेसिक रोल के बारे में, उसका क्या कार्य है ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज बोला जाता है इसको, और इसको बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कि भी जो इनका प्रोडक्ट होता है वो अन्य प्रकार के जितने भी उद्योग होंगे वो इसके कच्चे माल के रूप में वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर। उसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसका जो उपयोग है वो सीधे तौर पर कौन करते हैं, अब उपभोक्ता उनका उपयोग करते हैं भी, वो बीच में कोई भी उसको उपयोग करने वाला नहीं होता भी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमने कितना पैसा लगाया उसके बेस के ऊपर फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं कि भाई किस बेस के ऊपर लगाया गया है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना आपने पैसा लगाया उसके बेस के ऊपर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द assets of the unit. The limit has changed over a period of time. At the present, the maximum investment allows is ₹1 crore. उसके बाद क्या है कि भाई हम बात करते हैं कि भाई कितना पैसा लगाया गया, उस पैसे के बेस के ऊपर होता है। और इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई किस प्रकार से ये हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मैंने इसके बारे में पढ़ी थी कि भाई कहीं पर 1 करोड़ तक है या फिर 1 लाख तक का मानते हैं कि शॉर्ट टर्म्स का है। आपको याद होगा कि भाई 3 प्रकार के स्केल के अंदर इसको मापा जाता है, कि भाई एक स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, फिर आपकी मिडिल स्टेज की है, और उसके बाद लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ क्रिएट कर रखी है, वो उस बेस के ऊपर मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको बुक के हिसाब से बता देता हूँ, इन्होंने जो यूज़ किया है कि भी जो पीरियड है, लिमिट है वो चेंज हो जाती है पीरियड के अनुसार। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ मैं इसके बारे में, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला कि भी किस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। उसके बाद एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। उसके बाद क्या उन्होंने बात की कि भी कोई लार्ज स्मॉल स्केल की हो सकती है, भी 1 करोड़ आपका हो सकता है, या फिर लार्ज स्केल की भी हो सकती है। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि इसमें क्या कि कुछ लिमिट होती है। जैसे कि बिल्कुल है स्मॉल स्केल के ऊपर होता है, ठीक है, जिसको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या माना जाता है कि भी जो सारा का सारा कार्य होता है वो हाथ से किया जाता है। उसके बाद क्या है कि भी एक बोला जाता है स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें छोटी बड़ी मात्रा में क्या छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लार्ज स्केल पे चला जाता है इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर क्या बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल यूज़ की जाती है, और वहाँ पर क्या लेबर बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। जबकि क्या है ये जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर क्या है जो मशीनरीज उपयोग किए जाते हैं वो बहुत ही कम स्तर पर लेबर का उपयोग किया जाता है। जबकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हाथ से कार्य किया जाता है, और आस पास के विलेजेस के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाता है।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में आपको बताता हूँ। वन मैंने अपना किसका है, ये इंडस्ट्रीज़ किसने लगा रखी है। अब पब्लिक सेक्टर ओवन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि पब्लिक सेक्टर का हो सकता है जिसके ऊपर क्या है, सरकार ने अब उसके ऊपर अपना सरकार अपने उसको नियंत्रण में ली हुई, जैसे बिल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सेल आप कह सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक का हक है, जिसके अंदर टिस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करते हैं, बजाज ऑटो है या फिर डाबर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किसी एक सिंगल व्यक्ति की बात आती है। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर विच आर jointly by the state and individual of the group of individual oil India Limited is a jointly owned by the public and private sector, यानी कि उसके अंदर पब्लिक सेक्टर का भी हाथ है और क्या है उसके अंदर एक प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ है, ठीक है। उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, आपके सामने एग्जांपल है भी। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद है सहकारी समितियाँ होती हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो उत्पादन करने वाले हैं और सप्लाई करने वाले हैं वो अपना वर्कर वगैरह होते हैं, वो क्या इकट्ठा मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं और वो इकट्ठा क्या है उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द बेयर प्रॉफिट ऑफ लॉसेज प्रोपोर्शनेटली। सच एग्जाम्पल आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोर इंडस्ट्री इन केरला। उसके बाद यदि हम बात करें कि भी ये क्या करते हैं कि भी जिस प्रकार से उन्होंने जितना पैसा लगाया है उस पैसे के हिसाब से क्या वो अपना हिसाब रखते हैं और उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं भी, मतलब क्या जितना जो पैसा लगाएगा उसको बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा, कम पैसा लगाया तो उसको बेनिफिट कम देखने को मिलेगा भी। इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो चीनी आपको उद्योग देखने को मिल रहा है, या फिर केरल के अंदर जो है नारियल वगैरह के अंदर बात करते हैं, नारियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी भी, बेस्ड ऑन द बल्क और वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। उसके बाद है कि भी किस प्रकार से जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, जो कच्चा माल है या फिर तैयार माल है उसकी कितनी मात्रा आपको देखने को मिल रही है और कितना वो आपका हैवी है, उसके बेस के ऊपर भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हैवी और दूसरे नंबर पर लाइट। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि जिसका कच्चा माल और जो फिनिश जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों के आते हैं, हैवी होते हैं, उनको मोस्टली क्या है हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर आपके सामने आयरन एंड स्टील एग्जाम्पल। लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर क्या उनका रॉ मटेरियल क्या है और प्रोड्यूस क्या होते हैं, दोनों के आपको काफ़ी हल्के देखने को मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं आपके सामने देखने को मिलेंगी। बस भाई आज के लिए इतना ही, आगे हम इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे एक एक करके।